आज 6/2/2023 को संकल्प IAS कोचिंग की तरफ से रघुवर प्रसाद वीडियो अलीनगर दरभंगा की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। आइए मैं यूपीएससी के और सभी जो है राज्य लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास शुरू किए थे। तो भारतीय इतिहास में हम आपको भारत के इतिहास में हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास और भारत की भौगोलिक दशा, इसके भारत के इतिहास, सभ्यता तथा संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा भारत की भौगोलिक दशा का, तो ये कल हम कुछ पढ़ा दिए थे। आज कुछ तथ्य आपको बताएंगे कि जो भौगोलिक दशा का भारत के इतिहास में उसके संस्कृति और सभ्यता का पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कल मैं आपको बताया था कि जो है भारत के इतिहास पर जो है ये भौगोलिक भारत की भौगोलिक दशा का क्या प्रभाव पड़ा था। तो मैं बताया था कि जो है सिंचाई के साधन, नदियां, समुद्री मार्ग, ये सब के माध्यम से भारत का जो है बहुत महत्वपूर्ण ख्याल से देखा जाता है और देखा जाता था भी और देखा जाएगा भी। तो आइए, कल मैं पढ़ा दिया था कि कैसे समुन्नत भारत हुआ। अब आइए आज जो उसके बाद का तथ्य है आप देखिए इतिहास को केवल राजाओं की लड़ाई नहीं समझनी चाहिए। इतिहास को राजाओं की लड़ाई नहीं समझनी चाहिए। इतिहास में उसके दार्शनिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है और रिसर्च के पक्ष है और तुलनात्मक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है और व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के पक्ष है। मतलब इतिहास में बहुत सारे पाठ हैं। उन सभी पर अध्ययन अगर आपका बढ़िया से रहेगा तभी आप इतिहास के विद्यार्थी के रूप में आप जाने जाइएगा। आजकल जितना आंदोलन चल रहा है ये समाज में, अंतर्द्वंद जो चल रहा है या जो दर्शन चल रहा है, वो सब इतिहास ही तो है। इसलिए इतिहास को एक प्रशासक के लिए जानना अति आवश्यक है। तो मैं कल आपको बताया था कि किस तरह से समुद्री मार्ग, किस तरह से पहाड़ियां, किस तरह से नदियां, किस तरह से ये सब भारत के जो है संस्कृति और सभ्यता पर प्रभाव छोड़े। तो आइए मगध की सीमा, उसके बाद मगध की सीमाओं में लोहे की उपलब्धि ने उसे शस्त्र निर्माण की सुविधा प्रदान की। तो जब नदियों ने, समुद्रों ने और पठारों ने, पहाड़ों ने ये भौगोलिक दशा भारत की संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया, तो उसी के क्रम में आगे जब आते हैं तो बिहार में जो मगध है, मगध जो है काशी कोसल मगध, काशी खड़राज 16 गणराज थे, 16 जो है जनपद थे। उसी जनपदों में मगध एक जनपद था पहले प्रारंभिक हिस्ट्री में, मतलब प्रारंभिक व्यवस्था में। तो उसी में काशी कोसल अंग मगध वज्र चेर कूर पंचाल सुरसेन अस्मक कंबोज गंधार ये सब जो है ये आपके 16 महाजनपद थे। उसी महाजनपद में मगध भी था। तो जब मगध की सीमाओं में लोहे की उपलब्धि मिली, मगध की जो सीमा है, चाहे मगध की सीमा में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आपका उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब मगध की, या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान भी तो था, चाइना हो। तो ये मगध जब बहुत बड़ा विस्तार कर चुका था, मगध का जो है पूरा राज पूरे जो है मतलब भारत पर उसकी जो है चलती थी। तो उस समय मगध की जितनी सीमाएं थी, उस सीमाओं में लोहे की उपलब्धि, लोहा मिला, तो लोहे की उपलब्धि ने उसे शस्त्र निर्माण की सुविधा प्रदान की। तो जब लोहा मिला तो लोहे से बर्छी, भाले, कटार, गाड़ियां, इंजन, ये सारे चीज बनने लगे। जब सारे चीज बनने लगे तो
सर्वप्रथम प्रदान की, जिसे मगध में ही सर्वप्रथम शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ। तो शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण में औजारों की अति आवश्यकता है, मशीनरियों की अति आवश्यकता है। उसी से लोहे के मिलने से ही जो है मगध बहुत शक्तिशाली बन गया। उससे बहुत तरह के यंत्र का निर्माण हुआ और यंत्र के सहारे मगध बहुत शक्तिशाली हुआ। तो प्रदान की, जिसमें मगध में ही सर्वप्रथम शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध के शासकों का दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास संभवतः वहां उपलब्ध सोना और हीरो की खानों को प्राप्त करने के लिए किया गया। नदियों के तटों पर नगरों का निर्माण का एक मुख्य कारण नदियों द्वारा आवागमन और व्यापारिक सुविधा का उपलब्ध होना रहा। यानी मगध में, जब मगध के सीमाओं में लोहा मिला तो मगध का विस्तार हुआ और साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो है वहां हीरे की खान और सोने की खानों जब थी दक्षिण भारत में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, वह दक्षिण भारत होता है जिसमें आज तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये सब क्या दक्षिण भारत है। तो सोना और हीरो की खान प्राप्त करने के लिए मगध के जो राजा मगध की गद्दी पर जो बैठते थे वह हीरे की खान और सोनों की खानों के लिए लड़ाई शुरू कर देते थे। तो उस भारत को जीतने का प्रयास संभवतः वहां उपलब्ध सोना और हीरो की खानों को प्राप्त करने के लिए किया गया। और नदी जो थे उसकी हम आपको महत्ता बता दिए कि यह जो है भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है नदी। तो नदियों के तटों पर इसलिए नगरों का निर्माण हुआ कि जब नदी के तट पर नगर बसेंगे तो उसी नगर से नदी में जाकर नाव के माध्यम से नगरों का निर्माण हुआ और उसी नदी के माध्यम से आवागमन, मतलब एक जगह से, जैसे मान लीजिए अभी पटना है, पटना नदी के किनारे बसा है, यहाँ से पानी वाले जहाज पर बैठ जाइए, आप बंगाल चले जाइए तो वहां से बिजनेस करके लेके चले जाइए, और फिर यहाँ से जाइए तो वहां बिजनेस करके चले जाइए, और यहाँ से फिर नदी पर बैठिए तो आप सीधे होते होते गंगोत्री तक चले जाइए। अब गंगोत्री तक जितना जो है शहर पड़ेंगे सबसे बिजनेस करके चले जाइए। इसलिए नदियों के किनारे जो है आवागमन और व्यापारिक सुविधाएं का उपलब्ध होना रहा। तो इसलिए अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि भारत में नदियों की क्या भूमिका, भारत के विकास में नदियों की क्या भूमिका है, तो आप कह दीजिएगा कि प्राचीन युग में अगर नदियां ना होती तो भारत का विकास किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में नहीं होता। इसलिए नदियों के ही सहारे भारत को समुन्नत बनाने में, भारत को समृद्ध बनाने में, भारत को धनी बनाने में, भारत का विकास करने में, भारत को विकसित करने में, भारत को विकासशील करने में नदियों की अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया है थोड़ी सी बात। तो मगध की सीमाओं में लोहे की उपलब्धि ने उसे शस्त्र निर्माण की सुविधा जो है प्रदान की, और प्रदान करने के बाद मगध में ही सर्वप्रथम शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध शक्तिशाली तब बना जब लोहे की खोज हो गई, अन्यथा मगध शक्तिशाली नहीं था। मगध के शासकों का दक्षिण भारत को जीतने का मुख्य कारण यह था कि वहां पर हीरे की खान थी और वहां पर सोना की खान थी। तो दक्षिण भारत में जो है पन्ना है, कोलार है, तो कोलार में सोना और जो है पन्ना में हीरे, ये सब मिलते थे। उस पर मगध के राजा चाहते थे कि उस पर कब्जा हो जाए और वहां हम जाकर के वहां से हीरा और सोना ले आवे और धनी हो जाए, सब कोई चाहता है। तो सोना और हीरो की खानों को प्राप्त करने के लिए किया गया नदियों के तटों पर नगरों का निर्माण इसलिए हुआ कि मुख्य कारण नदियों द्वारा आवागमन और व्यापारिक सुविधा का उपलब्ध होना रहा। ठीक है, कितना समझ गए? अब आइए भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल सरकमस्टेंस शब्द ऐसा है, जब आप कलेक्टर बन के जाइएगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या किसी भी विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा चिट्ठी निकलती है तो सरकमस्टेंस शब्द आता है। तो सरकमस्टेंस को मत भूलिएगा। सरकमस्टेंस माने होता परिस्थितियां। ये सरकमस्टेंस से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तथ्य में आता है, तो यह जान लीजिएगा, यह भी एक बहुत बड़ा जानकारी की चीज है। तो भौगोलिक परिस्थितियां जो है भारत के इतिहास
में भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कैसे प्रभाव डाला? तो पहला प्रभाव डाला भौगोलिक परिस्थितियां। अगर भौगोलिक परिस्थितियां किसी के फेवर में न हो तो उसके देश का विकास, न देश विकसित रहेगा, न देश अर्ध विकसित होगा, न विकसित होगा, न विकासशील के रास्ते पे जाएगा। उसी तरह से अंधकार मतलब कंट्री कहा जाएगा, डार्क मतलब कंट्री कहा जाएगा। तो इसीलिए भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी देश के विकास में, किसी भी समाज के विकास में, किसी भी जो है सोसाइटी के विकास में भौगोलिक परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि भौगोलिक परिस्थितियों का क्या योगदान है आपके देश के विकास में, तो ये जब जाने रहिएगा तो अलग से इंटरव्यू में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियां ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियों का अहम भूमिका होती है। अगर भौगोलिक परिस्थितियां नहीं ठीक हैं आपके देश की, तो आपके देश पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, आपका देश में कभी भी कोई संसाधन नहीं मिल सकते हैं, और जब ये सब नहीं रहेगा तो आपका देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए भौगोलिक परिस्थितियों पर जो है, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंस पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करते हैं किसमें, भारतीय इतिहास के सभ्यता और संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत, जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप जो है के दक्षिण में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जब नहीं बना था तब के भारत की बात मैं करता हूं। उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बना था, वहां बांग्लादेश, बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक, काबुल तक, इधर दक्षिण भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक, ये सब नेपाल वगैरह की जितना है सब भारत में था, उसकी बात मैं करता हूं। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व भारत की बात मैं कर रहा हूं। स्वयं एक उपमहाद्वीप है। क्या है? एशिया के दक्षिण में भारत क्या है? स्वयं एक उपमहाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत जो है स्वयं एक उपमहाद्वीप है। इसके भू क्षेत्र की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933, याद कर लीजिएगा, ये जीके भी होगा। अगर पूछ दे कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है, तो 2933 है। ये कभी कटने वाला नहीं है, ये हमेशा ट्रेडिशनल जीके है और जानना भी चाहिए। 2933 है। कितनी लंबाई है पूरब से पश्चिम भारत की? 2933 है। किलोमीटर में है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो एक जी के यहाँ हो गया, एक जी के यहाँ हो गया। तो ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसी के एरिया में भारत है। तो 3234 किलोमीटर है। इसकी स्थल सीमा, किसकी सीमा? स्थल सीमा भारत की, भारत का जो स्थल है मतलब जमीन पर जो सीमा है भारत की, उस सीमा का लगभग 9600 किलोमीटर लंबी है। वो भारत की सीमा का जोड़ दिया जाए, लेके असम से लेकर के अब पूरा जो है आपका उत्तराखंड होते हुए पाकिस्तान तक होते हुए, और भी जो भारत की स्थल की जो सीमाएं हैं, वो सीमाओं का पूरा जोड़ जो है 9600 किलोमीटर लंबी लगभग, और 240 किलोमीटर से लेके 230 किलोमीटर तक चौड़ी है। जब 9600 लंबाई है, तो ये लंबाई अगर हो रही है, तो ये लंबाई अगर हो रही है 9600, इसकी चौड़ाई भी होगी। ये चौड़ाई जो है, यही चौड़ाई बताता है 240 किलोमीटर कहीं कहीं है, और कहीं कहीं 3200, कहीं कहीं 230 किलोमीटर है। कहीं जो इसकी चौड़ाई है यही चौड़ाई है। तो कहीं आपका जो है 240 किलोमीटर चौड़ाई है, कहीं 230 किलोमीटर चौड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। ये 9600 किलोमीटर लंबी स्थल सीमाओं में 240 किलोमीटर से 230 किलोमीटर चौड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। इतना चौड़ा में हिमालय की श्रृंखला माने श्रेणीबद्ध, मतलब पहले एक पार्ट, उसका दूसरा पार्ट, उसके तीसरा, उसका चौथा, उसका पांचवा, उसके बाद जा करके तब आपको असली हिमालय मिलेगा। उस असली हिमालय का नाम गौरी शंकर है, या एवरेस्ट है, या जो है समुद्र या समुद्र माथा, नगर माथा है।
ठीक है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गौरी शंकर, एवरेस्ट या समुद्र नगरमाथा। तो ये जो है हिमालय की श्रेणियां है, वह इतनी चौड़ी है, 240 से 230 किलोमीटर चौड़ी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इतना किलोमीटर जब शुरू करिएगा तो ये श्रृंखलाओं पर चढ़ते 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 तब जाइएगा आप कहां, हिमालय गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर, और उसी पर लोग चढ़ते हैं। तो आई श्रृंखलाएं, हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत ऊंची है और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वह गौरी शंकर, यही गौरी शंकर है। गौरी शंकर अथवा एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा, नेपाल में है, यह कहां है, नेपाल में है। ये कौन है, देखिए, इसका सबसे ऊंचा शिखर गौरी शंकर अथवा चाहे गौरी शंकर कहिए। अगर पूछ दे कि क्या आप गौरी शंकर के विषय में जानते हैं इंटरव्यू में, अब इतिहास के स्टूडेंट है तो बताइए गौरी शंकर के विषय में जानते हैं, तो आप कहिएगा जी सर, गौरी शंकर एवरेस्ट का दूसरा नाम है। क्या कहिएगा, जी सर, गौरी शंकर एवरेस्ट का दूसरा नाम है। तो अगर पूछ दे कि जो है सागर माथा, सागर माथा के विषय में क्या जानते हैं, कि ये सर वही सागर माथा, सागर था एक टीथिस नाम का जो है सागर था, उसी सागर का वह स्वर है। सागर में जब भूकंप आया तो उसके लावे या मलबे जब निकले और गैस निकले तो वही जो है पहाड़ बनते बनते जाके एवरेस्ट बन गया, उसीलिए उसका नाम सागर माथा कहा जाता है। तो क्या है एवरेस्ट का नाम, सागर माथा, एवरेस्ट और गौरी शंकर। तीन चीज याद करिएगा। तो ये 240 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की लंबी चौड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की श्रृंखला बहुत ऊंची है और इसका सबसे ऊंचा शिखर गौरी शंकर अथवा एवरेस्ट, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, विश्व के पर्वत शिखरों में सर्वोच्च है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। अगर जीके में पूछ दिया जाए एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी है 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है। किसकी, नगर माथा, सागर नगर माथा और गौरी शंकर या एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। कश्मीर से असम तक फैली हुई हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला ने कश्मीर से असम तक, कश्मीर है और असम है, असम इधर जो है आपको पश्चिम और उत्तर में कश्मीर, वहां से लेकर के और असम इधर पूरब और उत्तर तक असम है, वहां तक फैली हुई हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला ने भारत को उत्तर में सुदृढ़ प्राचीर प्रदान की है। प्राचीर माने एक सुरक्षा दी है, एक दीवार का काम करती है। वहीं से इसी भौगोलिक दशा के कारण हिमालय भौगोलिक दशा का वर्णन करता है। इसी के कारण यहाँ से वायु या गैसें या जो हवा जब हिमालय से टकराती है तो हिमालय से टकरा करके यहाँ जलवायु जो है वर्षा ऋतु का जन्म हो जाता है और पानी गिरता है, लोग खेती करते हैं और भारत को समुन्नत बनाते हैं। कौन बनाता है, भारत की भौगोलिक दशा। तो इतना आज हम आपको पढ़ा दिए। अब आगे हम अभी ड्यूटी में जा रहे हैं। अब आगे हम भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में और कुछ है, अब कल के लेक्चर में दिया जाएगा। तो आइए फिर और बता दें कि मगध की सीमाओं में लोहे की उपलब्धि ने उसे जो है शस्त्र निर्माण की सुविधा प्रदान की, जिसे मगध में ही सर्वप्रथम शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध के शासकों का दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास संभवतः वहां उपलब्ध सोना और हीरो की खानों को प्राप्त करने के लिए किया गया। नदियों के तटों पर नगरों का निर्माण का एक मुख्य कारण नदियों द्वारा आवागमन और व्यापारिक सुविधा का उपलब्ध होना रहा। आज आइए भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी,
एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व का भारत स्वयं एक उपमहाद्वीप है। इसके भू क्षेत्र की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। इसकी स्थल सीमा लगभग 9600 किलोमीटर लंबी है और लगभग 240 किलोमीटर से 230 किलोमीटर तक चौड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं भी है। हिमालय की श्रृंखला बहुत ऊंची है और इसका सबसे ऊंचा शिखर गौरी शंकर है अथवा एवरेस्ट है। नेपाल में सागर माथा इसको नाम से जाना जाता है। विश्व के पर्वत शिखरों में सर्वोच्च है या विश्व के पर्वत के शिखरों में सबसे सर्वोच्च है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कश्मीर से असम तक फैली हुई हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला ने भारत को उत्तर में एक सुदृढ़ प्राचीर प्रदान की। इसलिए आज इतना भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में आप जान गए। यही परिस्थितियां थी, आगे और बताएंगे। आज के वीडियो में इतने ही पर मैं आज का क्लास क्लोज करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।